मॉर्निंग। मैं सेकंड पेपर में अभी आपको फर्स्ट यूनिट का अधिगम हेतु निर्धारण वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी। आप अच्छी तरह से समझें और ध्यान दें। सतत आंकलन के संबंध में राज्य शिक्षा संस्था की स्थिति। सबसे पहले है शिक्षा संस्था की शिक्षा विभाग की सतत आंकलन से संबंधित कुछ प्रस्तुतियाँ हैं। इसमें पहला है सतत आंकलन प्रक्रिया को प्राथमिक विद्यालय में लागू किया जाएगा। इस हेतु शिक्षक संदर्भ शिक्षिका का निर्माण किया जाएगा। सेकंड थर्ड, प्राथमिक विद्यालय में सतत आंकलन प्रक्रिया को लागू करने के लिए अध्यापकों को सघन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, बालकों में दक्षता एवं मूल्यांकन के विकास हेतु शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों की सामग्री का उचित प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट, बहुकक्षा शिक्षण प्रणाली को संपादित करने के हेतु शिक्षकों को इस प्रणाली के बारे में उचित ज्ञान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक कक्षा हेतु पृथक पृथक मूल्यांकन प्रपत्र तैयार किया जाएगा, जिसे दो भागों में बांटा जाएगा। अभाग में प्रश्न पत्र में साप्ताहिक पाक्षिक मासिक या त्रैमासिक मूल्यांकन के आधार पर कोटि का निर्धारण किया जाएगा, जिनमें अनौपचारिक मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाएगा। मूल्यांकन प्रपत्र सैद्धांतिक नहीं अपितु व्यवहारिक एवं सरल बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक तथा संज्ञानेतर क्षेत्र की दक्षताओं का मूल्यांकन किया जाएगा। नेक्स्ट, अध्यापकों द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की समय समय पर जांच की जानी चाहिए तथा अपेक्षित सुधार हेतु संशोधन हेतु सुझाव प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट, साप्ताहिक पाक्षिक तथा अपेक्षित सुधार एवं संशोधन साप्ताहिक पाक्षिक मासिक त्रैमासिक वार्षिक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में परस्पर संबंध होना चाहिए। सतत आंकलन में जैसे दैनिक आंकलन के मूल्यांकन में प्राथमिक स्तर के छात्रों की प्रगति का दैनिक लेखा जोखा तैयार करने के लिए अध्यापकों द्वारा उनका दैनिक मूल्यांकन किया जाता है। साप्ताहिक मूल्यांकन छात्रों की साप्ताहिक प्रगति को जानने के लिए अध्यापक साप्ताहिक मूल्यांकन करता है। अध्यापक द्वारा सप्ताह भर के कार्यों का निरीक्षण पर्यवेक्षण या मूल्यांकन किया जाता है। मासिक मूल्यांकन शिक्षक छात्रों के द्वारा छात्रों के ज्ञान, हस्तकला, वाचन कला, गणित एवं तर्क की योग्यताओं का मासिक रूप में मूल्यांकन करते हैं। मासिक मूल्यांकन में दैनिक एवं साप्ताहिक मूल्यांकन सम्मिलित होते हैं। षटमासिक मूल्यांकन छात्र विद्यालय में दैनिक साप्ताहिक मासिक मूल्यांकन की अपेक्षा षटमासिक परीक्षाओं के प्रति अधिक सजग एवं भयग्रस्त होते हैं। षटमासिक मूल्यांकन की अर्धवार्षिक प्रणाली की संपूर्ण संख्या तैयार करने में सहायता करता है। वार्षिक मूल्यांकन
प्रत्येक वर्ष सत्र समाप्ति पर छात्रों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन का प्रमुख लक्ष्य छात्रों की वार्षिक प्रगति का लेखा जोखा रखना ही नहीं, बल्कि उन्हें आगामी कक्षाओं में स्थापित करना है। यह तभी संभव होता है जब बालकों की वार्षिक प्रगति संतोषजनक होती है। इस परिस्थिति में परिणाम लक्ष्य एवं सार्वभौमिकता से हट जाते हैं। इसलिए वार्षिक मूल्यांकन किया। अभी सतत आंकलन का क्षेत्र। सतत आंकलन के क्षेत्र के अंदर सबसे पहले छात्र की अभिरुचि। प्राय ये समझा जाता है कि जो छात्र पिछली कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं वे अगली कक्षाओं में भी अच्छे अंक प्राप्त करें। नेक्स्ट, छात्र की शैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के अनेक गण होते हैं। परीक्षाओं के प्राप्तांक, प्रमाणीकृत परीक्षाओं की परिणाम तथा विद्यालय की क्रियाएं प्रमुख होती है। नेक्स्ट, छात्र की त्रुटियां। सतत आंकलन में के माध्यम से छात्र की इस बात की जांच की जाती है कि वह त्रुटियां क्यों कर रहा है। नेक्स्ट, छात्रों की विशिष्ट योग्यताएं। यांत्रिक योग्यताएं, सेकंड है संगीतात्मक योग्यताएं, वैज्ञानिक योग्यताएं, गणितीय योग्यताएं और संगीतमय योग्यताएं। इस तरह से छात्रों की योग्यता का पता लगता है। छात्र की सृजनात्मकता। वर्तमान समय में सृजनात्मकता का महत्व बहुत बढ़ाया जा रहा है। ये एक गंभीर समस्या है। शैक्षिक प्रगति में सृजनता का विकास कैसे हो, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट, पारिवारिक रुचियाँ। परिवार वालों के संबंध का आकलन करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। व्यक्ति में अनेक विशेषताएं पाई जाती है, पर वह विशेषताएं परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। व्यक्तिगत रुचि। नेक्स्ट, सतत आकलन में अभिरुचि और परीक्षणों की प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के द्वारा में रुचियाँ होती है। शारीरिक तथा स्वास्थ्य संबंधी रुचियाँ। शरीर में बच्चे स्वस्थ रहने चाहिए और वह अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेगा। अगर वो बीमार है तो उसे ध्यान नहीं रहेगा कि वह क्यों, मतलब वह पढ़ नहीं पाएगा। क्या अध्यापक पढ़ा रहा है वह नहीं पढ़ पाएगा। ज्ञान। बच्चों को सतत मूल्यांकन में पूरा ज्ञान होना चाहिए। बौद्ध का ज्ञान, समस्त शक्ति का ज्ञान भी आकलन के आधार पर ही होता है। अनुप्रयोग। यह ज्ञात किया जा सकता है कि किस सीमा तक छात्र प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करता है। अब नेक्स्ट है सतत आकलन की कार्य प्रणाली एवं सोपान। इसके अंदर आएगा सतत आकलन में क्या बच्चों की कार्य प्रणाली है और क्या सोपान है। सबसे फर्स्ट है शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण। किस प्रकार से वह किस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहा है उसका निर्धारण करना। नेक्स्ट, उद्देश्य की व्याख्या। जिस उद्देश्य का निर्धारण किया गया है उसकी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। परिस्थितियों का ज्ञान। छात्रों को ऐसी परिस्थितियों में रखा जाना चाहिए जहां से वांछित व्यवहार को प्रदर्शित कर सके। नेक्स्ट, मूल्यांकन की प्रविधियां का चयन। मूल्यांकन में कौन कौन सी प्रविधियां होना चाहिए उसका चयन अच्छी तरह से करना चाहिए। मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण। कभी कभी ये जानने के लिए कि बालकों में क्या व्यवहारिक परिवर्तन आए हैं,
आंकलन की कुछ प्रविधियों की रचना भी करनी पड़ती है। प्रविधियों का प्रयोग किस तरह से करेंगे? प्रविधियों के लिए छात्रों को अच्छी तरह से देखना चाहिए कौन कौन सी प्रविधियां काम में ली जाएंगी। प्राप्त साक्ष्यों का विवेचन, क्या साक्ष्य है, प्रयोग किया किस पर प्रयोग किया गया है, क्या साक्ष्य है, उसको दर्ज किया जाना चाहिए। फिर है निष्कर्ष निकालना। परीक्षण में उच्चतम एवं निम्नतम प्राप्तांक क्या है, कक्षा में उच्चतम एवं निम्नतम प्राप्तांक क्या है, कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या है, कक्षा में विशिष्ट छात्रों की स्थिति क्या है, क्या किसी छात्र ने अपनी योग्यता का सर्वोत्तम प्राप्त किया है। आंकलन की प्रक्रिया में आत्म विवेचन भी अत्यंत आवश्यक है। भविष्यवाणी, यदि एक विषय का आंकलन किया जा चुका है तो उसकी समस्या समाधान अन्य पहलुओं से भी समस्याओं का समाधान अन्य पहलुओं से ही किया जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट है व्यापक आंकलन। व्यापक आंकलन के अंदर वैयक्तिक एवं सामाजिक सद्गुण आते हैं। दूसरा है पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं होती है। फिर थर्ड है स्वास्थ्य विवरण। चौथा है छात्र की अभिरुचियाँ। फिर नेक्स्ट है अभिवृत्तियाँ। अब हम श्रेणी यानी ग्रेडिंग, छात्रों की क्या ग्रेडिंग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों की प्रगति का मापन करने के लिए विभिन्न तरीके काम में लिए जाते हैं। भारत में विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि का मापन प्राय लिखित अथवा मौखिक परीक्षण से प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। अंक देने की इस प्रचलित प्रणाली में सामान्य विद्यार्थियों को 0 से 100 तक के प्राप्तांक में से कोई एक प्राप्तांक प्रदान किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों को निर्धारण के लिए कुछ पूर्व निर्धारण विभाजन बिंदु है जिसको कोई तर्क संगत आधार नहीं माना जाता है। यह विधि जटिल समस्या तथा त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें परीक्षण की व्यक्तिनिष्ठ का प्रभाव पड़ता है, व्यक्तिनिष्ठता का प्रभाव पड़ता है। परीक्षक द्वारा छात्रों की योग्यता, ज्ञान, स्मृति, बुद्धि अथवा अभिव्यक्ति क्षमता में से किसी एक चर को अधिक महत्व देने से या थोड़ी सी गलती अथवा चूक से विद्यार्थी की श्रेणी अथवा उत्तीर्णता पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न विषयों में मूल्यांकन मानदंडों को भिन्न होना, जैसे विज्ञान एवं गणित में विद्यार्थी भाषा या सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में अधिक अंक प्राप्त करना है। विषयों की प्रवृत्ति विभिन्न कारणों और विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल परिणामों तथा उनकी योग्यता पर निर्भर करती है। अब श्रेणीकरण का अर्थ, अब आप ग्रेडिंग जब बच्चों को दोगे तो ग्रेडिंग में उसका मतलब क्या है। ग्रेड शब्द प्रादुर्भाव ग्रेड शब्द से हुआ है, गेट्स शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है पद यानी स्टैट। इस प्रकार श्रेणीकरण एवं प्रविधि है जिसमें व्यक्ति का वर्गीकरण पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाता है। शिक्षा में छात्रों की उपलब्धि का मापन इस विधि से किया जाता है। इसमें स्पष्ट संकेत द्वारा अभिभावक तथा शिक्षक आदि को छात्र की उपलब्धि स्पष्ट की जाती है। इस संकेतों को सभी समझते हैं। श्रेणीकरण छात्रों के निष्पादन की गुणवत्ता के दर्शाते हैं।
इसलिए प्रत्येक श्रेणीकरण संकेत का अर्थ स्पष्ट होता है। ग्रेडिंग के कार्य। ग्रेडिंग फर्स्ट है, ग्रेड द्वारा छात्रों को अनुदेशन उपलब्धि के स्तर का आभास होता है। यह प्रणाली छात्रों के विकास का स्थायी रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है। विद्यालय में श्रेणीकरण छात्रों की कक्षा उन्नति को स्पष्ट करता है। श्रेणीकरण से पाठ्यचर्या की उपयुक्तता तथा क्रियान्वित राजनीति में सुधार होता है। ग्रेडिंग, विभिन्न प्रकार की ग्रेडिंग प्रणालियाँ, उसमें 5 बिंदु होते हैं, ABCDEFG। 7 बिंदु भी होते हैं, OABCDA और F। अधिकांश देशों में संस्थाओं की स्वयं की ग्रेड प्रणाली है, परंतु हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानदंड निर्धारण किए गए हैं। उपरोक्त 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार है। नेक्स्ट, प्राप्तांकों को ग्रेड में परिवर्तन करना। ग्रेड प्रणाली में परीक्षकों द्वारा सीधे ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, परंतु प्राप्तांकों को भी ग्रेड में बदला जा सकता है। इसके लिए प्राप्तांक को सामान्य वक्र के आधार पर 7 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक प्राप्तांक का प्रसार प्राप्त हो जाएगा तथा इस प्रकार 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली प्राप्त हो जाएगी। औसत ग्रेड बिंदु, इसके अंदर बच्चों को एवरेज मतलब उनको ग्रेडिंग में दिया जाता है। जो कौन कितना होशियार है उस हिसाब से उसकी ग्रेडिंग की जाती है। उसके बाद में ग्रेड प्रणाली के ग्रेडिंग के वितरण का निर्धारण। सापेक्ष, इसका निर्धारण होता है। सापेक्ष ग्रेडिंग ABCDEF होता है और विद्यार्थियों के प्राप्य वर्ग के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं। प्राथमिकता तथा ग्रेडिंग करने के फलस्वरूप AFBCD सभी के बराबर प्रतिशत हो जाते हैं। फिर दूसरा है निरपेक्ष ग्रेडिंग। निरपेक्ष स्तर का ग्रेड प्रदान करने के अंतर्गत विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना तय किए गए उन शिक्षक द्वारा विशिष्ट मानक में की जाती है। अब नेक्स्ट है ग्रेडिंग प्रणाली के विकास के सिद्धांत। पहला है ग्रेडिंग प्रणाली का विकास उसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसके अनुसार ग्रेडिंग किया जाना चाहिए। ग्रेड जहाँ तक हो सके विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशासन और अभिभावक, विद्यालय आदि की आवश्यकता के अनुसार होती है। दूसरा है उपलब्धि के मापन के लिए अलग से अक्षर ग्रेड। इसके अंदर बच्चा किस तरह का है इसलिए अक्षर के लिए ग्रेड बनाई जाती है। थर्ड है ग्रेडिंग प्रणाली का विकास एवं निर्धारण अभिभावकों, विद्यार्थियों तथा विद्यालय के व्यक्तियों को संयुक्त रूप से करना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रेड प्रणाली का स्तर विद्यालय के स्तर के अनुसार होना चाहिए। ग्रेडिंग प्रणाली उचित मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट, ग्रेडिंग प्रणाली इतनी विस्तृत हो कि वह निदानात्मक हो तथा इतनी सुसंहत हो कि वह वास्तविक हो। व्यापकता के साथ साथ वास्तविकता युक्त ग्रेडिंग प्रणाली तभी प्राप्त हो सकती है जब अक्षर ग्रेडिंग प्रणाली के साथ साथ विद्यार्थियों के विकास के अन्य पक्षों पर विस्तृत रिपोर्ट को भी जोड़ा जाता है।
भारतीय, अब नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय विद्यालय में ग्रेडिंग प्रणाली। भारतीय विद्यालय में क्या क्या ग्रेडिंग प्रणाली है उसके बारे में है। भारतीय विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रगति का मापन सामान्य प्रतिशत में किया जा रहा है। ग्रेड प्रणाली प्राथमिक कक्षाओं में और केवल कुछ विषयों तक सीमित थी। उच्च कक्षाओं में वरीयता क्रम निर्धारित करने के लिए 10 मतलब के बाद 2 अंक तक प्रतिशत लिया जाता है। कक्षा 10वीं और 12वीं में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के बोर्ड परीक्षाओं में भी अब तक प्रत्येक विषय में अंक दिए जाते रहे हैं तथा कुल प्राप्तांकों को प्रतिशत में ग्रेडिंग किया जाता है। उच्च शिक्षा के संस्थान में भी सामान्य प्रतिशत का ही उपयोग किया जाता है, परंतु अंक प्रणाली अथवा प्रतिशत में विद्यार्थियों को ग्रेड करने के कारण विद्यार्थियों के परस्पर प्रतिबंध बढ़ने लगे हैं। किसी एक विद्यार्थी के यदि 92% अंक आए हैं और अन्य के 92.50, तो इस पर 0.50% के अंतर में हजारों विद्यार्थियों के होने से विद्यार्थियों में प्रतिद्वंद बढ़ जाता है। अगर 1 पॉइंट 2 पॉइंट भी होता है तो उन बच्चों में आपस में द्वेष की भावना हो जाती है और तनाव करके आत्महत्या भी करने लग जाते हैं। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कई सुधार किए गए हैं और बोर्ड में 9वीं एवं 10वीं की में एक नवीन ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है। भारत में विद्यालय शिक्षा क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। इन सुधारों के अंतर्गत परीक्षा प्रणाली में भी बदलाव लाया गया है। सतत मूल्यांकन की एक नवीन प्रणाली लागू की गई है। CBSE के अनुसार इस नवीन प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों का मूल्यांकन ग्रेड प्रणाली द्वारा किया जाएगा। विद्यार्थी के शैक्षिक के साथ शैक्षिक पक्ष का भी मूल्यांकन किया जाएगा। साथ साथ में उनके जीवन के कौशल, अभिवृत्तियाँ, मूल्यों, विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित मूल्यांकन भी सम्मिलित है। इन विषय पक्षों का मूल्यांकन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उनके माध्यम के स्तर पर निम्नलिखित प्रणाली का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट है जीवन कौशल मूल्यांकन। जीवन कौशल में मूल्यांकन के लिए 5 बिंदु ग्रेडिंग पैमाना के अनुसार होता है। ए, किसी कौशल में अत्यधिक सूचनाओं का प्रदर्शन A+ में, और ए में किसी कौशल में अधिक सूचनाओं का प्रदर्शन, सी में किसी कौशल में बहुत कम सूचनाओं का प्रदर्शन, B+ में किसी कौशल के कुछ सूचनाओं का प्रदर्शन, बी में किसी कौशल में कम प्रदर्शन करना। ग्रेडिंग प्रणाली के लाभ। ग्रेडिंग में क्या होता है, उसके क्या क्या लाभ है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ग्रेडिंग प्रणाली अधिक अर्थात अधिक विश्वसनीय होती है। ग्रेडिंग प्रणाली सहायता में मापन उपकरण की विभिन्नताओं के परिणाम में आए अंतर को कम करती है। इस प्रणाली में ग्रेडिंग प्रणाली द्वारा विभिन्न अंकन स्तर, विषयों तथा संकायों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना भी बिना अधिक विषयताओं की
किया जाता है। ग्रेडिंग प्रणाली द्वारा व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुणों को ग्रेड किया जाता है। इस तरह से जैसे आत्मविश्वास, छात्र व्यवहार, अनुशासन, इस तरह से इसका किया जाता है। मूल्यांकन के लिए यदि प्राप्तांकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली अपनाई जाती है तो इसके विद्यार्थी एवं अभिभावक में तनाव तथा प्रतिद्वंद्विता कम होती है। साथ ही रटने वाली शिक्षा प्रणाली पर कुछ सीमा तक लगाम लग जाती है। ग्रेडिंग प्रणाली की सीमाएं, लिमिटेशन क्या है? सापेक्ष ग्रेडिंग में ग्रेड समूह की क्षमता पर निर्भर करता है। इस प्रणाली में ग्रेड का निर्धारण उस संपूर्ण समूह में विद्यार्थियों की सापेक्ष स्थिति में होता है, न कि उपलब्धि के निरपेक्ष मानक में। सापेक्ष ग्रेडिंग विद्यार्थी के सापेक्ष प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इसीलिए यह ग्रेड विद्यार्थियों के प्रदर्शन के साथ साथ समूह के प्रदर्शन पर भी निर्भर करती है। सापेक्ष ग्रेडिंग का कक्षाओं में उपयोग इसलिए नहीं होता है क्योंकि कक्षा को समूह आकार में इतने बड़े नहीं होते हैं कि वे सामान्य वितरण मापन उपकरण भी प्राय सामान्य वितरण अंकों को देने के लिए निर्मित नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट, शिक्षकों के लिए ग्रेड वितरण का निर्धारण करते समय उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का निर्णय समूह में उनके सापेक्ष स्थिति में ही होता है। नेक्स्ट, विद्यार्थी की प्रगति दर्शाने के लिए निरपेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली में केवल अक्षर ग्रेड का ही उपयोग किया जाना चाहिए। एक व्यापक रिपोर्ट में सामान्य उद्देश्यों की सूची, अनुसूची भी सम्मिलित होती है। इसमें प्रत्येक ग्रेडिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात विद्यार्थियों की सूचित किया जाता है कि उन्हें कौन कौन से उद्देश्यों पर स्वामित्व कर लेना चाहिए। उदाहरण, जैसे मिडिल स्कूल के विद्यार्थी हेतु गणित विषय के उद्देश्य की सूची तथा प्रत्येक उद्देश्य की ग्रेडिंग बताई जानी चाहिए। विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रगति पत्र प्रदान करने के लिए विभिन्न उद्देश्य होते हैं। ये विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकों और परामर्शकों को सार रूप में विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति प्रदान करते हैं। शिक्षक, अभिभावक तथा बच्चे परामर्श प्रगति पत्र की सहायता से विद्यार्थियों को अधिगम तथा विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और विद्यार्थियों को भविष्य की वास्तविक योजना का निर्माण कर सकते हैं। प्रगति पत्र के इन विभिन्न प्रयोजन के कारण कोई सार्वभौमिक रूप से संतोषजनक रिपोर्ट करने का तरीका निर्धारण करना कठिन है। इसके लिए कोई विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक विधि के अकेले उपयोग करने में कई गंभीर दोष होते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका विभिन्न विद्यालयों को सम्मिलित रूप में उपयोग में लेना चाहिए। ग्रेडिंग प्रणाली के अंदर उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण छात्र सबके लिए पूरा ध्यान देना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए आजकल बहुत सी क्लासें लग रही है और बहुत ग्रेडिंग किया जा रहा है। उसमें बच्चों को ये नहीं होता है कि मेरे को 4 नंबर कम आए या मेरे उसके 5 आए, तो ग्रेड में क्या है कि एवरेज रख दिया जाता है।
1 से 10 वाले बच्चे को कौन सा ग्रेड देना है और 11 से 20 वाले को क्या ग्रेड देना है। इस तरीके से उसको पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता है। आज मैंने आपको सतत आकलन के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है। आप अच्छी तरह से इसके असाइनमेंट्स बनाइए, अभी मैं दे दूँगी। थैंक यू।